जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन को समझेंगे। जो टॉपिक हमने शुरुआत की है आपातकालीन उपबंध की, उसमें हम पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन समझेंगे। ठीक है, इसके लिए जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, इसका नाम है साथियों राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि क्यों इस आर्टिकल को या इस इमरजेंसी प्रोविजन को राष्ट्रपति शासन की संज्ञा दी गई है। समझिए, जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य के पास सामान्य स्थितियों में जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, संघीय शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां राष्ट्रपति शासन में कार्यकारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? वो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन चलाता है। एक तरीके से जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर शासन चलाता है। ठीक है, दूसरी बात ये देखिए कि संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, वो विधायी शक्तियां राज्य की विधानमंडल के पास नहीं रहती हैं, वो विधायी शक्तियां पहुंच जाती हैं संसद के पास। ठीक है, और चूंकि हमारा राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है और संसद कोई भी कानून तब तक अधिनियम नहीं बन सकता, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति ना हो, राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर ना हो। तो इन दोनों प्रावधानों के आधार पर इस आर्टिकल 356 को राष्ट्रपति शासन कहा जा रहा है। ठीक है, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल राष्ट्रपति कर रहा है और विधायी शक्तियों का इस्तेमाल संसद कर रहा है, संसद करती है। और चूंकि राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली संसद का पार्ट होता है, इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि राष्ट्रपति का शासन उस राज्य में स्थापित हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो विधायी शक्तियां हैं और जो कार्यकारी शक्तियां हैं, इनका ही हस्तांतरण हो रहा है। न्यायिक शक्तियां जैसे पहले थी वैसी की अब हैं, वैसी अब होती हैं। मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान न्यायिक शक्तियों के वितरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यायिक शक्तियां अभी भी उस राज्य के जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, उच्च न्यायालय होती है, उसी में निहित होती हैं। ठीक है साथियों, यानी कि राष्ट्रपति शासन में जो शक्तियों का बंटवारा केवल और केवल कार्यकारी और विधायी विषयों में बदलता है, न्यायिक विषयों में नहीं बदलता है। ठीक है, इसको और शब्दों के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रपति शासन को, जैसे राज्य आपातकाल शब्द इस्तेमाल किया जाता है और संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। संवैधानिक आपातकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लागू ही तब होता है, या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है कि संबंधित राज्य में या उस राज्य में जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, जो कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है साथियों कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का आधार क्या है किसी राज्य में, वो ये है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, अगर उस राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आर्टिकल जो 356 है, इसके तहत राष्ट्रपति निम्नलिखित दो स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत बात कर रहा हूं, जब राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि राज्य का जो शासन है या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। ठीक है, इसके लिए
या तो वो राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर होंगे या वो अपने स्वयं समाधान या अपनी विवेक पर, या कुछ स्थितियां उन्हें ऐसी लगने लगेंगी कि हाँ अब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार बनाकर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, अथवा उन्हें खुद ये इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ अब राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्य में संवैधानिक तंत्र कोलैप्स कर गया है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ठीक है, दूसरा इसमें जो आर्टिकल 356 के तहत एक और आर्टिकल है या एक प्रावधान है, आर्टिकल 365, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर समझिए। राज्य अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, ठीक है, तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये समझिए, मैंने केंद्र राज्य संबंधों में या जो प्रशासनिक संबंध थे उसमें आपको डिस्कस किया था कि सामान्य स्थितियों में भी केंद्र को ये अधिकार है कि वो राज्य को दिशा निर्देश जारी करे और ये कहे कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करिए। राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल इस तरीके से करे जिससे कि केंद्र की कार्यकारी शक्तियों में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ठीक है, और इसके लिए केंद्र राज्य को कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। अगर केंद्र को ऐसा लगता है कि राज्य उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, या उनका पालन करने में असफल हो रहा है, तो आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो प्रोविज़न मैं बता रहा हूँ ये आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप देखिए, आर्टिकल 355, इसको भी ये अलग तरीके से राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। यानी कि राज्य की सुरक्षा, राज्य में संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। और अगर केंद्र को ऐसा लगता है कि राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है तो आर्टिकल 355 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये दोनों प्रोविज़न अलग हैं। 356 के तहत इन आधारों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और 355 में केंद्र की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य में संविधान का पालन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाए और ऐसी स्थितियां निर्मित करे कि जो नई सरकार आए, जो नई विधानसभा बने वो, और जो नई सरकार बने वो संविधान का पालन करे। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों आर्टिकल 365, 355 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित ही हैं। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, ठीक है, तो उसमें संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि कि राष्ट्रपति शासन की समय अवधि मैक्सिमम कितनी रहती है, क्या क्या उसमें बदलाव होता है, उसको देखते हैं, जैसा कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखा था। ठीक है, उद्घोषणा के 2 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन जरूरी है। मतलब जिस डेट को राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं उसके 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, और एक बार अगर संसद ने इसको अनुमोदित कर दिया फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? अधिकतम 3 सालों तक। ध्यान रखिएगा।
और राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में अनंत काल तक चल सकता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 महीने है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये साधारण बहुमत से अनुमोदन करती है संसद इसको। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद साधारण बहुमत से करती है, उपस्थित व मत देने वालों का बहुमत, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद विशेष बहुमत से करती थी, ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ को देखिए, परवर्ती घोषणा द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति घोषणा को वापस ले सकते हैं और इसमें भी संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब चाहे एक परवर्ती घोषणा करेगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति शासन को वापस ले लेगा, ठीक है। और इसमें भी हमें संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने में भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। उद्घोषणा को लागू करवाने के लिए दोनों केसेस में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति शासन का इम्पैक्ट क्या रहता है, क्या परिणाम होते हैं, ठीक है साथियों। पहला इसमें देखते हैं, ये कार्यपालिकी शक्ति से संबंधित है। राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो कहाँ स्थानांतरित हो जाती है, वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन करता है उस देश में, उस राज्य में, सॉरी। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य में तो राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाता है और मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा कोई सलाहकार नियुक्त होता है राज्यपाल को उस राज्य के प्रशासन को चलाने में सहयोग करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ ये और नोट डाउन करिए कि वहाँ पर जो सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मतलब किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो उसका पहला मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो सरकार थी, वहाँ पे जो मंत्रिपरिषद थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली, वो भंग हो जाएगी, निश्चित तौर पर भंग होगी, ठीक है। ठीक है साथियों, ये भंग होगी, उसके बाद सारी की सारी ताकत राष्ट्रपति के पास जाएगी कार्यपालिका की, और फिर उसका इस्तेमाल वो राज्यपाल के माध्यम से करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसमें। राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। मतलब राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि राज्य जो सूची के विषय हैं, ठीक है, और राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति उस राज्य की विधायिका को थी, उस शक्ति का इस्तेमाल अब कौन करेगा? उस शक्ति का इस्तेमाल संसद करेगी। यानी कि यहाँ पर ये पावर कहाँ ट्रांसफर होकर पहुँच रही है? ये संसद पहुँच रही है। उस राज्य की विधानमंडल से पावर ट्रांसफर होकर संसद पहुँच जाती है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है, ठीक है। राज्य विधानसभा को निलंबित अथवा विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो चाहे तो उस राज्य की राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य की विधानसभा को विघटित कर दे या उसको निलंबित कर दे, ठीक है साथियों। एक चीज़ और वो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को संबंधित हाईकोर्ट की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान जो पावर्स हैं जो राष्ट्रपति के पास पहुंचती हैं वो केवल और केवल कार्यकारी हैं और विधायी हैं, ठीक है। न्यायिक शक्तियां यथावत रहती हैं। न्यायिक शक्तियां यथावत रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये न्यायिक शक्तियां उठकर या ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएंगी, नहीं। उस राज्य की हाई कोर्ट ही जैसे पहले न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, बाद में भी राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी वही इनका इस्तेमाल करती है। ध्यान रखना, संवैधानिक तंत्र की
विफलता के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जब इस बात का आभास हो जाता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और ये आभास के लिए वो राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट पर निर्भर करे, वो स्वयं समाधान या अपने और सोर्सेस के आधार पर भी इस बात की संतुष्टि कर सकता है। ठीक है, पहला प्रावधान ये है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का। दूसरा ये है 365 के तहत, मतलब ये दोनों इंटरलिंक हैं, इसको समझिएगा कि 365 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो इसका एक पार्ट है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगने का। ठीक है, अगर राज्य केंद्र द्वारा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनको लागू करने में असफल होता है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और आर्टिकल 355 ये सेंटर की स्पेशल पावर होती है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले, ये सुनिश्चित कौन करेगा? केंद्र करेगी। और अगर केंद्र को लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो केंद्र वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, यानी कि 356, 365 और 355। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, आपको अंतर समझना होगा। जहाँ 365 में निर्देशों की बात हो रही है जबकि 355 में बात हो रही है संविधान के अनुसार चल रहा है। ठीक है, केंद्र के पर्यवेक्षण की बात हो रही है। यहाँ संसद के अनुमोदन की बात हो गई। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में मैक्सिमम 3 साल तक लागू किया जा सकता है और उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर इसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति शासन को। और ये अनुमोदन कैसे बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इस अनुमोदन को एक परवर्ती घोषणा कर वापस ले सकता है। ठीक है, परिणाम बता दिए मैंने। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन में जो प्रभाव पड़ेगा वो उस राज्य पर ही पड़ेगा और अन्य राज्यों पर नहीं पड़ेगा जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया है। जबकि लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल के तहत पूरे देश में अगर आपातकाल लागू किया जाता है तो सारे के सारे स्टेट इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर बता दे रहा हूँ मैं आपको। और जहाँ राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार इफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, जहां राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि अनंत काल थी वहीं राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल होती है। 3 साल के बाद केंद्र को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो उस राज्य में नई सरकार के विकल्प को तलाशे और संवैधानिक तंत्र को इस समय अंतराल के बीच में दोबारा बहाल करे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद साथियों।